आज अम्ल व क्षार के आरएनएस अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल व क्षार के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी ली कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब अम्ल व क्षार के लिए वैज्ञानिक आर्हेनियस ने एक अवधारणा दी कि बिना किसी सूचक के भी अम्ल व क्षार के बारे में पता लग सकता है। तो उसने एक अवधारणा दी। उसने इससे पहले अम्ल व क्षार को पर अध्ययन किया और देखा कि ज्यादातर अम्ल में H हाइड्रोजन तत्व मौजूद है, ज्यादातर अम्लों में हाइड्रोजन तत्व मौजूद रहता है। आर्हेनियस ने देखा कि ज्यादातर अम्लों में H मतलब हाइड्रोजन तत्व मौजूद रहता है, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन आयन के आधार पर अम्ल व क्षार को अलग अलग किया। अब दूसरा, जल। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक, सार्वत्रिक क्या है? विलायक। मतलब जल में लगभग चीजें घुल जाती है। जल एक ध्रुवीय विलायक भी है, मतलब यह किसी भी कोई भी उदासीन यौगिक है ना, उसको आयनों में तोड़ने का कार्य जल करता है। तो इस जल और H को देखकर आर्हेनियस ने अवधारणा दी। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। तो अम्लों में ज्यादातर H हाइड्रोजन विद्यमान रहता है और वह किसी विद्युत ऋण तत्व के साथ संयोग करके अम्ल का निर्माण करता है। जब हम इसको जल में डालेंगे HCl को, तो ये H+ और Cl- में टूटेगा। तो इसी आधार पर उसने कहा कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे HCl है, HCl को हमने जल में घोला, इस Aq का मतलब जलीय विलयन, जल में घोला तो H+ आयन देगा एक तो, और दूसरा क्या देगा? Cl-। दूसरा H2SO4, H2SO4 में भी एक H+ आयन दे देगा जल में डालने पर, दूसरा SO4 2- दे देगा। HNO3 में भी एक H+ और दूसरा NO3-। अब सब लगभग अम्लों में क्या हाइड्रोजन विद्यमान है? लगभग अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इस हाइड्रोजन के आधार पर इसने दे दिया अपनी अवधारणा। और क्षार के बारे में बताया कि आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं, मतलब जल किसी भी कोई भी उदासीन यौगिक को उसको एक प्लस में और दूसरे माइनस में तोड़ देता है। जल एक ध्रुवीय विलायक होने के कारण यह किसी भी उदासीन यौगिक को आयनों में तोड़ देता है। अतः कोई क्षार होगा, क्षार में क्या होता है? एक तो धातु होती है और दूसरा OH- आयन, लगभग क्षारों में यही पाया जाता है। तो इसके अनुसार KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में डालेंगे तो एक तो K+ आयन देगा जलीय विलयन में, और दूसरा OH- आयन देगा। इसी प्रकार NaOH को डालेंगे, Na+ OH- MgOH 2 MgOH2 तो Mg2+ दे देगा, 2OH- दे देगा। तो अम्ल व क्षार के लिए आर्हेनियस की अवधारणा इतनी थी कि जो जल में घोलने पर H+ आयन देगा वो अम्ल है, और जो जल में डालने पर OH- आयन देगा वो क्षार। अब जिसके पास H हाइड्रोजन तत्व मौजूद है वो H+ आयन देगा, और जिसके पास OH विद्यमान है, एक तो धातु और दूसरा OH है, तो वो जल में डालेंगे तो OH- देगा। जैसे ये है NaOH, इसको हम जल में डालेंगे तो जल तो ध्रुवीय विलायक होता है, एक तो H+ में टूट जाता है, दूसरा OH- में, और इसको भी किस में तोड़ देगा? एक तो N+ में और OH- में। तो अब ऐसे भी दिया जा सकता था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो Cl- देते हैं, है ना? ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन इसमें सब में Cl थोड़ी रहता है। इसमें Cl, इसमें SO4 2-, इसमें NO3 2-। तो सबसे उभयनिष्ठ तत्व अम्लों में H पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, और उसी प्रकार क्षारों में सबसे उभयनिष्ठ तत्व है
क्षारों में सब में उभयनिष्ठ तत्व OH माइनस पाया जाता है। अब आरएनएस के उदाहरण तो इतनी थी, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे अम्लों की खोज हुई, जिसमें H+ आयन था ही नहीं। मतलब ऐसे अम्ल तो थे वो, लेकिन उसमें H+ आयन था ही नहीं। तो अब H+ आयन कैसे देगा? जैसे CO2, ये एक अम्लीय गैस है। अब इसको जल में डालेंगे तो ये H+ आयन कैसे देगा? इसके पास तो H+ आयन है ही नहीं। तो यहाँ आकर की आरएनएस की अवधारणा फेल हो जाती है। मतलब जिन अम्लों के पास H+ नहीं है वो H+ देंगे नहीं, तो आरएनएस की अवधारणा इन पर नहीं लागू होती। और कुछ क्षार ऐसे जिसके पास OH माइनस आयन है, जैसे NH4, NH3 अमोनिया है। इसके पास OH माइनस है ही नहीं, लेकिन ये क्षार है, ये OH माइनस है नहीं इसके पास। तो ये OH माइनस कहां से देगा? तो आरएनएस के उदाहरण तो केवल उन्हीं अम्लों पर लागू होते हैं जिनमें H+ मौजूद होता है, और या फिर उन क्षारों पर लागू होते हैं जिसमें OH माइनस आयन मौजूद होता है। तो अम्ल व क्षार की आरएनएस अवधारणा में वैसे तो कुछ भी नहीं। याद करने का तरीका, जैसे आरएनएस है, आरएनएस की अवधारणा, तो आरएनएस में R है और ये जल में घोलने पर क्या देगा? आयन। आरएनएस से A और जल में घोलने पर क्या दे रहा है? आयन। आरएनएस में भी A और आयन में भी A। तो इस A से याद रखेंगे कि आरएनएस ने सबसे पहले अम्ल को जल में घोलकर देखा था, और जल में घोलकर देखने में वो क्या दे रहे थे? आयन दे रहे थे। तो H+ आयन देगा वो तो अम्ल, और OH माइनस आयन देगा वो क्षार। अब अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा, अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा या संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा को समझे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या तो सीधा पूछ लेगा अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा को समझाइए, या फिर सीधा ही पूछ लेगा संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा को समझाइए, और 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। कुछ भी नहीं, सिर्फ 4 लाइन लिखनी है, कुछ भी नहीं समझाना है, सिर्फ 4 लाइन लिखनी है। पहला तो ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 लाइन में 2 नंबर आए, मतलब 1 लाइन आधे नंबर की, और समझने वाला भी इसमें कुछ भी नहीं है। ये अब आरएनएस ने तो सिर्फ इतना बताया था कि जो पदार्थ जल में घोलने पर H+ आयन देंगे, H+ आयन देंगे वो अम्ल है ना, और जो OH माइनस आयन देंगे वो क्षार। ठीक है, जल में घोलने पर, किस में घोलने पर? जल में घोलने पर। आरएनए ने बताया कि जल में घोलने पर H+ आयन देंगे अम्ल कहलाएंगे, OH माइनस आयन देंगे क्षार कहलाएंगे। अब ब्रोंस्टेड और लोरी ने कुछ भी नहीं किया, इस आरएनएस वाले की थोड़ा सा दिन किया बस। अगर ये इतना इसके बारे में थोड़ा सा ये पढ़ लेते तो ये भी बता सकते हैं, बात ज्यादा हार्ड नहीं थी। इन्होंने सिर्फ यही सोचा कि H+ आयन क्या है, ये H+ आयन है क्या, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में अध्ययन किया। तो इन्होंने सोचा कि H, हाइड्रोजन का परमाणु में क्या होता है? एक तो प्रोटॉन, नाभिक में एक प्रोटॉन होगा, ये मान लो हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके अंदर नाभिक है, नाभिक में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन के नाभिक, वैसे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? न्यूट्रॉन कितना? 0, और सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। अब इस H+ का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, H+ का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिया, बच क्या गया? H+ का मतलब प्रोटॉन ही तो है। H+ का मतलब प्रोटॉन। तो इसने, ब्रोंस्टेड और लोरी ने सिर्फ H+ के आधार पर ही अम्ल व क्षार दोनों को बता दिया। ना तो ये OH माइनस लेके आया बीच में, और ना ही जल में घोल रहा है। मतलब H+ आयन, कोई उसने क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या है? H+ आयन प्रोटॉन के समान, इसमें भी एक प्रोटॉन है,
और इस ये प्रोटॉन है तो ये H प्लस आयन प्रोटॉन ही तो हो गया। तो अब अम्ल व क्षार की ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा के अनुसार, इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। H प्लस आयन देने वाले क्या कहला रहे थे? अम्ल। वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और दूसरा क्षार, वे पदार्थ जो प्रोटॉन का मतलब H प्लस लेते हैं, क्षार कहते हैं मतलब अम्ल प्रोटॉन देगा तो जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? क्षार। अम्ल के द्वारा दिया गया प्रोटॉन जो ग्रहण करेगा वह क्या कहलाएगा? क्षार। तो इसके अनुसार हो गया अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ जो प्रोटॉन H प्लस लेते हैं या ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब इसके संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार के बारे में बताया। इन्हें बताया कि अम्ल प्रोटॉन देकर संयुग्मी क्षार बनाते हैं। अम्ल प्रोटॉन देकर संयुग्मी क्षार बनाते हैं तथा क्षार प्रोटॉन लेकर संयुग्मी अम्ल बनाते हैं। मतलब अम्ल है ना, कोई भी अम्ल वो अपना प्रोटॉन देख करके क्या बनाएगा? अम्ल अपना प्रोटॉन देख करके क्या बनाएगा? संयुग्मी क्षार। अपना प्रोटॉन देगा क्या बनेगा? संयुग्मी क्षार। और क्षार क्या करेगा? अम्ल के द्वारा लिए गए प्रोटॉन को लेकर के अम्ल बना लेगा, संयुग्मी अम्ल बना लेगा। ये प्रोटॉन ही तो है, इसमें अम्ल कौन होता है? जो प्रोटॉन देता है। अब यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन है तो ये अम्ल हो गया। अब इसमें इसने प्रोटॉन किसको दे दिया? क्षार को। तो अम्ल इस पर ही तो निर्धारित हो रहा है। जिसके पास H प्लस है, जिसके पास प्रोटॉन है वही तो अम्ल है। तो यहाँ इसके पास प्रोटॉन था, ये अम्ल। अब क्षार ने इसका प्रोटॉन ले लिया तो ये क्या बन गया? संयुग्मी अम्ल। जैसे अम्ल तो बोल नहीं सकते, अम्ल क्षार के साथ संयुग्मन करके बना, इसलिए क्या हो गया? संयुग्मी अम्ल। और जो प्रोटॉन लेकर संयुग्मी अम्ल बनाते हैं, क्षार प्रोटॉन लेकर संयुग्मी अम्ल बनाते हैं, क्षार प्रोटॉन लेकर के संयुग्मी अम्ल बनाते हैं। अम्ल प्रोटॉन देकर के संयुग्मी क्षार। इस अम्ल ने प्रोटॉन दे दिया, तो अब इसके पास प्रोटॉन है नहीं तो ये क्या बना लेगा? संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार ये मान लो H2O क्या है? अम्ल। और ये क्या है? NH3 क्षार। तो क्या बनेगा? एक तो संयुग्मी अम्ल और दूसरा संयुग्मी क्षार। यहाँ पर H2O को हमेशा वैसे उदासीन मानते हैं, H2O को क्या मानते हैं? उदासीन। लेकिन यहाँ पर ये दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार की तुलना में H2O अम्ल की भांति व्यवहार करता है, और प्रबल क्षार दुर्बल क्षार की तुलना में H2O अम्ल की भांति व्यवहार करता है, और दुर्बल अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल के साथ किया जाए तो क्षार की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर क्षार है और ये अम्ल है, तो ये H यहाँ पर अम्ल का कार्य करेगा। अब ये H प्लस मतलब अम्ल अपना प्रोटॉन देख करके क्या बनाएगा? संयुग्मी क्षार। तो इसके पास एक तो H प्लस और OH माइनस है, तो इसने प्रोटॉन दे दिया, क्या बच गया? OH माइनस। तो ये क्या होगा? संयुग्मी क्षार। और क्षार प्रोटॉन लेकर के संयुग्मी अम्ल बनाएगा। ये प्रोटॉन क्षार लेगा और क्या बना लेगा? संयुग्मी अम्ल। इसी प्रकार ये HCl क्या है? अम्ल। और NH3 क्या है? क्षार। और यहाँ पर H प्लस और Cl प्रोटॉन अम्ल प्रोटॉन देकर के संयुग्मी क्षार बनाता है, मतलब इसने प्रोटॉन दे दिया। अब इसके पास क्या है? केवल Cl माइनस, तो ये क्या होगा? संयुग्मी क्षार। और क्षार प्रोटॉन लेकर के संयुग्मी अम्ल, ये क्षार था, ये प्रोटॉन लेगा तो H4 हो जाएंगे, प्रोटॉन लेकर के क्या बना लेगा? संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार। तो ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा सिर्फ इतनी थी। एक बार दोबारा समझ लो कि अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन, एक बार दोबारा समझो इसको। अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन H प्लस देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षार वे पदार्थ जो प्रोटॉन का मतलब H प्लस ही तो है, लेते हैं या ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं। अम्ल प्रोटॉन देकर संयुग्मी क्षार बनाता है। अम्ल अपना प्रोटॉन देकर के संयुग्मी क्षार बना लेगा, और जो क्षार है वो प्रोटॉन को लेकर के क्या बना लेगा? संयुग्मी अम्ल। मतलब जिसके पास प्रोटॉन है वो क्या है? अम्ल। और जिसके इधर इसके पास प्रोटॉन है, इधर प्रोटॉन किसके पास है? इसके पास, तो ये अम्ल ही होगा। लेकिन इसको अम्ल तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो क्षार ने प्रोटॉन है, तो
क्षार के साथ संयुग्मन होकर के अम्ल बना, तो ये क्या होगा, संयुग्मी अम्ल। और जो प्रोटॉन देख करके जो बच गया अम्ल का भाग, उसे क्या कहेंगे, संयुग्मी क्षार।